मेरा नाम श्वेता है। मैं 26 साल की खूबसूरत गोरी चिट्टी और बहुत ही कमाल की फिगर वाली औरत हूँ। 5 साल से मैं पुलिस डिपार्टमेंट में काम करती हूँ और पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसा कोई नौजवान नहीं होगा जो मुझे पसंद ना करता। कई लोगों ने मुझे प्रपोज किया पर मैं उनमें से राकेश, जो कि मेरे सीनियर ऑफिसर थे, उनको चुन लिया। दरअसल राकेश की वजह से ही मेरी प्रमोशन हो पाई थी। मैं हवलदार के पोस्ट में ज्वाइन की थी पर किसी केस की वजह से राकेश ने मुझे इंस्पेक्टर बना दिया। आज 1 महीने हो गए हैं मेरे पति की मौत के। मैंने वापस से ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ और मेरे पति के कत्ल का इन्वेस्टिगेशन अभी तक चल रहा है। पुलिस कातिल तक अब तक नहीं पहुँच पाई है। मुझे लगता है कि दुश्मनी की वजह से ही यह कत्ल हुआ है, पर मैं इस वजह से परेशान नहीं हूँ, बल्कि मुझे उसके बाद से हमेशा ऐसा लगता है कि कोई मुझ पर नजर रखे हुए है। पति की मौत के बाद तो मैं 2 हफ्ते तक घर पर ही थी, पर जब भी मैं किचन में जाती तो ऐसा लगता कि कोई वहाँ मुझे देख रहा है। यह एहसास मुझे तब भी होता है जब मैं बाथरूम में नहाती हूँ। यहाँ तक कि मुझे अपने बेडरूम और ड्राइंग रूम में भी रहने में अब डर लगने लगा था। न जाने मुझे ऐसा क्यों महसूस होता था कि जब मैं काम पर जाती थी तब भी कोई मेरा पीछा करता था, कभी कार से तो कभी बाइक से, पर मैं उस इंसान का शक्ल नहीं देख पाती थी। शक की बुनियाद पर मैं किसी पर केस भी नहीं बना सकती। मुझे ऐसा लगता था कि मैं पागल होती जा रही हूँ। शायद यह मेरा मानसिक डर है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि पति की मौत की वजह से कहीं मेरे अंदर कोई डर तो नहीं बैठ गया। मेरे परिवार का अगर कोई बचा हुआ है तो वह मेरा देवर है। मेरा देवर भी मेरे पड़ोस वाले क्वार्टर में ही रहता है। वह तो मेरे साथ ही रहना चाहता था, पर मैं उसे मना कर दी थी क्योंकि मैं अकेले ही रहना चाहती हूँ। अपने पति की मौत का गम से मैं अभी निकल नहीं पाई हूँ। शादी से पहले मैं, मेरे पति और देवर एक ही साथ काम करते थे और मेरा देवर मुझ पर गंदी नजर रखता था। जब उसके भैया राकेश ने मुझसे शादी करना चाहा तो राहुल को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। दरअसल राहुल मुझे पसंद करता था। उसने कई बार मेरे साथ डेट किया, पर राहुल एक इंस्पेक्टर था। अपने करियर में मैं आगे बढ़ना चाहती थी। यही वजह थी कि मैं अपने सीनियर राकेश को चुना था, पर उसके कत्ल ने मुझे एक विधवा बना दिया। मौका देखकर मेरा देवर मेरे साथ शिफ्ट होना चाहता था, पर मैंने कह दिया, तुम तो मेरे पड़ोस में ही रहते हो। मैं अंदर से बहुत टूट चुकी हूँ और अकेले रहना चाहती हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था आखिर मुझ पर कौन नजर रखा है और मेरे पति के कत्ल का रहस्य क्या है। एक दिन राज जानने के लिए मैंने अपने घर पर कैमरा लगा दिया और जब मैं लैपटॉप में वह वीडियो देखी तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरे मम्मी पापा कनाडा शिफ्ट हो गए। उस वक्त मात्र 18 साल की थी। मैं उनके साथ वहाँ जरूर गई थी, पर वहाँ खर्चा इतना ज्यादा था कि सबके काम किए बिना खर्च चलाना मुश्किल था और एक अनजान प्रदेश में मेरा मन नहीं लग रहा था। आखिरकार मैं इंडिया वापस आ गई थी। मेरे काफी सारे रिश्तेदार इंडिया में थे, पर मैं हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने लगी थी। मैं बहुत ही खूबसूरत और हसीन हूँ और बिल्कुल लंबी। मैं हमेशा एक्सरसाइज और जिम किया करती थी। अपनी पढ़ाई का खर्च चलाने के लिए मैं एक बार में डांस करने लगी। कई मनचले लोग बार में आते और मेरा डांस देखते और मुझे देखते ही फिदा हो जाते थे। मुझे यह देखकर बहुत खुशी मिलती थी। मनचले लोगों को मैं अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करती थी। किसी तरीके से मेरा कॉलेज के दिन बीत गए तो बार में एक आदमी जो कि अक्सर आता था, उसका नाम राकेश था। वह एक पुलिस वाला था और मुझ पर पूरे तरीके से फिदा था। उसी ने मुझे पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती होने का सजेशन दिया था और मुझे हवलदार के पोस्ट में जॉब भी लगवा दी थी। उसने मुझसे कहा था कि वह मुझे तरक्की दिलवाएगा। मैं उसी के अंडर में काम करती थी और उससे काफी कुछ सीख रही थी। उसका भाई राहुल जो कि इंस्पेक्टर था, मैं उसी के साथ फील्ड में जाया करती थी और जल्दी ही मुझे प्रमोशन मिल गया। साथ ही मेरा ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर के बाद मैं जिस स्टेशन में आई वहाँ मेरे ऑफिसर विक्रम थे। स्टेशन पहुंचकर ही उसकी नजर मुझ पर पड़ गई थी। वह मुझे इम्प्रेस करने की हमेशा कोशिश करते थे। जब भी ऑफिस की कोई पार्टी होती तो वह मुझे अपने साथ चलने को कहते थे। मुझे उनका अटेंशन अच्छा तो लगता था और बॉस का अच्छा इम्प्रेशन करियर के लिए भी अच्छा होता है। जब भी मैं उनके साथ किसी पार्टी में जाती तो राकेश मुझे वहाँ मौजूद मिलते थे और उन्हें इस बात पर बहुत गुस्सा आता था। विक्रम को पता था कि राकेश मेरे बॉयफ्रेंड है और जल्दी ही हमारी शादी होने वाली है, फिर भी वह चांस लेना नहीं छोड़ते थे। इसी बात पर विक्रम और राकेश के बीच भी दुश्मनी बढ़ती रही। आखिरकार मैं राकेश से शादी कर ली थी और हम दोनों का साथ काफी अच्छा चल रहा था, पर उनसे अक्सर मेरा इस बात पर झगड़ा होता रहता था कि मैं विक्रम के अंडर में काम करती थी। विक्रम
अभी तक कुंवारा था और अभी भी मेरे साथ चांस लेने की कोशिश करता था। एक रात मैं घर पर आई, तभी मेरे देवर राहुल मेरे पास आया। वह काफी परेशान था। बोला, भैया को किसी ने गोली मार दी है। मैं काफी घबरा गई थी और रोने लगी थी, पर पुलिस वालों को तो गोली लगती रहती है, इसलिए मैं अपने अंदर हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करने लगी। राहुल के साथ मैं अस्पताल चली गई। राहुल काफी गुस्से में था। उसने कहा, आपकी इन हरकतों की वजह से ही मेरे भैया को गोली लगी है। मैं तो उसकी बात सुनकर बिल्कुल ही शॉक्ड हो गई थी। लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं, इसमें मेरा क्या कसूर। ज्यादातर लोग जो मुझे पसंद करते हैं वो या तो मेरे कॉलीग होते हैं या सीनियर ऑफिसर, तो मुझे उनकी बात मानकर चलनी पड़ती है। कभी कभी पार्टी और डांस भी करती हूँ मैं, पर यह सब तो मेंटेन करना ही पड़ता है। अस्पताल पहुँचे तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। एक ही पल में मैं विधवा हो गई थी। जितने भी पुलिस ऑफिसर मुझसे मिलने आए, सबका यही कहना था कि तुम तो अभी जवान हो, यह जिंदगी अकेली कैसे काटोगी। कई लोग तो मुझे इस हालत में भी पार्टी में ले जाना चाहते थे ताकि मैं इस शौक से बाहर आ सकूं, पर मैं अपने आप को घर में ही कैद कर लिया था। मैं चाहती थी कि मेरे पति के कातिल जल्द से जल्द पकड़े जाए, पर जिसने भी उनका कत्ल किया था वो बहुत ही चालाकी के साथ मर्डर किया था और कोई भी सुराग अपने पीछे नहीं छोड़ा था, जिसे कहते हैं परफेक्ट क्राइम। ऐसा तो वही कर सकता है जिसे इन सब की जानकारी हो, जैसे कि कोई पुलिस वाला, और अब मुझ पर भी कोई नजर बनाए हुए है। जब भी मैं किचन में खाना बनाती, ऐसा लगता कि बाहर खिड़की से मुझे कोई देख रहा है, और जब मैं नहाने जाती हूँ तो मुझे कपड़ा उतारने में भी डर लगता है। अपने ही बेडरूम में मैं कपड़ा बदलने से डरने लगी थी और हर वक्त मुझे ऐसा लगता था कि किसी की निगाहें मुझ पर है। एक दिन मैं अपने साथी पुलिस इंस्पेक्टर के साथ बाहर में गई थी और वहाँ भी मुझे महसूस हो रहा था कि कोई मुझे देख रहा है और मैं बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव करने लगी थी। मेरी एक दोस्त ने कहा कि मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। उसने कहा, तुम्हारे पति की मौत का गम शायद इस कदर हो गया है जिस वजह से तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है। अब मुझे भी ऐसा ही लगने लगा था। मेरे मम्मी पापा भी मेरे पास कनाडा से आ गए थे। हालांकि मैं उनको समय नहीं दे पाती थी, पर मेरे बर्ताव देखकर वह लोग भी परेशान हो गए थे। मेरी माँ कहती कि तुम हर वक्त डरी सी क्यों रहती हो, और मेरे पापा मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर भी गए। मैं उनसे काउंसलिंग लेने लगी थी और अपना डर भी उनके साथ शेयर किया था, पर एक दिन किसी अननोन नंबर से मेरे पास मैसेज आया। वह मेरी खूबसूरती की तारीफ कर रहा था और कह रहा था कि मुझे बहुत प्यार करता है। उसने मैसेज करके बताया कि तुम नहाते वक्त बहुत खूबसूरत लगती हो। यह मैसेज देखकर तो मैं बिल्कुल कांप उठी थी। आखिर इस तरह का मैसेज मुझे कौन कर सकता है। उसके बाद वह सिम नंबर डीएक्टिवेट कर दिया था। मैं उस नंबर को ट्रेस नहीं कर पाई थी। इसका मतलब मैं पागल नहीं हो रही हूँ। कोई है जो सचमुच मुझ पर नजर बनाए हुए है और नहाते वक्त भी मुझे देख रहा है। मैं बिल्कुल पागल हो रही थी और मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह शख्स कौन है। मेरी हालत को देखकर मेरे पापा वहीं रुक गए थे। मैंने मैसेज के बाद सबसे छुपा ली थी। मैं जानती हूँ सब मुझे पागल समझ रहे हैं, पर मैं उस शख्स को गिरफ्तार करके ही रहूंगी। मैंने अपने घर को अच्छे से देख लिया था, उसमें कोई भी कैमरा नहीं लगा था। फिर आखिर कौन हो सकता है। मैंने सोचा मैं एक लिस्ट बनाती हूँ जिन लोगों पर भी मुझे शक है। मुझे अपने देवर पर सबसे पहले शक जा रहा था, क्योंकि वह मेरे बगल वाले फ्लैट में ही रहता है। उसके लिए यह बहुत आसान था और वह मुझे बहुत चाहता था। हम दोनों साथ में ही काम करते थे, साथ में ही पार्टी किया करते थे और उसका दिल मुझ पर आ गया था। मुझे राहुल पसंद तो था, पर मैं उसके भाई को चुना था। मेरा दूसरा शक विक्रम पर गया, क्योंकि विक्रम भी मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश करता था। वैसे तो मेरी लिस्ट में कई लोग थे, पर एक एक करके मैं जांच करना चाहती थी, तो मैंने सोचा पहले विक्रम से शुरू करती हूँ। वह मेरे बॉस है तो यह मेरे लिए आसान रहेगा। एक दिन ऑफिस के बाद मैं उनके घर गई। वह मेरी खूबसूरती की तारीफ किए जा रहा था और कह रहे थे कि तुम जल्द से जल्द दूसरी शादी कर लो, तुम मेरे साथ यहाँ आकर मेरे घर पर रहने लगो। हम दोनों ने काफी शराब पी ली थी। मैं काफी दिनों से अकेली और तन्हा थी और मैं विक्रम के रंग में ढल गई। जब मैं घर आई तो पापा ने कहा, तुम तो आज काफी खुश नजर आ रही हो। मैंने कहा, पापा मैं इस गम से अब बाहर निकल चुकी हूँ। मेरे पापा कहे कि हमारा कनाडा जाना जरूरी है और 3 दिनों में वो वापस चले गए। अब मैं घर पर अकेली रह गई थी और हर पल यही सोचती रहती थी कि आखिर मुझे कौन देख रहा है। राहुल काम के बाद मेरे पास चला आया करता था और मेरे साथ पुरानी यादें ताजा किया करता था। मैं भी बहुत
अकेली हो गई थी, इसलिए मैं राहुल को नहीं रोकती थी। राहुल के अंदर मुझे हासिल करने की अब तक ख्वाहिश थी और मैं उसके रंग में भी ढलने लगी थी, लेकिन मेरे दिमाग में अब भी यही ख्याल था कि आखिर मुझ पर नज़र किसने बना रखा है और क्यों। आखिरकार मैंने अपने घर पर सिक्योरिटी कैमरा लगाने का फैसला किया। हिडन कैमरा लगाकर मैं अपने काम पर चली गई थी, पर उस दिन मैं काफ़ी परेशान थी और यही सोच रही थी कि कैमरा में आखिर क्या रिकॉर्ड होगा। जब मैं घर जाकर अपना लैपटॉप खोला तो मेरे होश उड़ गए। मैं थर थर काँपने लगी थी और पूरे पसीने से भीग गई थी। मेरे घर के अंदर कोई शख्स आया था। जब मैं उस आदमी की शक्ल देखी तो मेरी हालत बिल्कुल खराब हो गई थी। ऐसा लगा कि मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई है। मेरे सिर के ऊपर आसमान टूट पड़ा। अब मेरी जान निकली जा रही थी। ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा और मैं मन ही मन दुआ करने लगी थी कि कोई बम गिर जाए और उसमें मेरी मौत हो जाए, क्योंकि शायद मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। तभी कोई जोर जोर से मेरा दरवाजा धक्का मारने लगा, पर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मेरा चेहरा बिल्कुल लाल पड़ चुका था, पर मैंने दरवाजा नहीं खोला। कांपते हुए हाथों से मैं राहुल और विक्रम को फोन लगाई और उनसे मदद मांगने लगी। राहुल तुरंत ही बाहर निकलकर देखने लगा कि मेरे दरवाजे के बाहर कौन है, लेकिन फिर राहुल फोन करके बोला, घबराने की कोई बात नहीं है, तुम दरवाजा खोल दो। जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने पुलिस थी। मेरी समझ से बाहर था कि पुलिस इतनी जोर जोर से मेरा दरवाजा क्यों धक्का मार रही थी। अभी तो मैं ड्यूटी पर भी नहीं हूँ, फिर ऐसा क्या हो गया। तभी उस शख्स का चेहरा मेरे सामने आने लगा जो मेरे घर पर घुसा था। तभी पीछे से मेरे सामने राकेश आए, मेरे पति, जिसे मैंने मरा हुआ समझ लिया था। दरवाजा खोलते ही पुलिस ऑफिसर अंदर आ गए और मुझसे कहा कि मेरे घर का सर्च वारंट है। उन्होंने मेरा घर अच्छे से सर्च किया और उसमें वह गन निकली जिससे मेरे पति के ऊपर गोली चली थी। पुलिस उसकी जांच के लिए उसे अपने पास रख ली और मुझसे गन का लाइसेंस मांगने लगी, जो कि मेरे पास नहीं था। पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया था। राकेश ने कहा, मैंने तुम जैसी नीच औरत आज से पहले नहीं देखी। दरअसल मैं राकेश के साथ हर रोज झगड़े से बहुत परेशान हो गई थी। वह विक्रम को लेकर हर वक्त मेरे ऊपर शक किया करता था और विक्रम भी हर हाल में मुझे हासिल करना चाहता था। इस वजह से शादी से बाहर मेरा उसके साथ अफेयर हो गया था। मेरे पति के खराब बिहेवियर ने मुझे धीरे धीरे विक्रम की ओर ढकेल दिया था और मैं राकेश से तलाक की बात की थी। इस पर राकेश बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, क्योंकि आज मेरा करियर उसी की वजह से खरा हुआ था। न केवल उसने मुझे नौकरी दिलाई थी, बल्कि मेरा प्रमोशन भी करवाया था और वह मुझसे सीनियर था, तो मुझे बर्बाद करने की धमकी देने लगा था। आखिरकार मैंने अपने पति से छुटकारा पाने के लिए उनको गोली मार दी थी और उसकी प्लानिंग इतनी अच्छी की थी कि उसके पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ा था। मैं कभी भी पकड़ी नहीं जाती अगर राकेश मर जाते, पर वह जिंदा बच गए थे और मुझ पर नजर बनाए हुए थे ताकि वह मेरे खिलाफ पक्का सबूत इकट्ठा कर सके। उन्होंने कुछ वीडियो बना ली थी मेरे साथ विक्रम की और मेरे साथ राहुल की। मेरी जिंदगी पूरी तरीके से नरक बन चुकी थी और वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एम्बिशियस थी और मैं एक जगह टिक नहीं पाती थी। मुझे मर्दों का अटेंशन पसंद आता था और मैं हमेशा नई रोमांच की तलाश करती रहती थी। फिलहाल मैं जेल में हूँ। मैं राकेश को अपनी तरह मिलाने की कोशिश की ताकि वह केस वापस ले ले। उसके बदले में मैं उसकी हमेशा के लिए बनने को तैयार थी। राकेश का दिल बिल्कुल टूट चुका था और वह मुझे बेकार की गंदी औरत समझने लगा था। शायद मैंने जो किया था उसकी सजा मुझे यह भुगतनी ही पड़ेगी। कहते हैं बुरे कर्म का अंजाम हमेशा बुरा होता है। तभी मैं आज़ाद जिंदगी जीने का सपना देखती हूँ और जेल की इन चार दीवारी के बाहर निकलना चाहती हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।